यहाँ तक नजर जाती सिर्फ नीला आसमान नजर आता है। कहीं कहीं बादलों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं। सूरज पूरी शिद्दत से हर दिशा में रोशनी बिखेर रहा है। उसकी तपिश बदन को जलाए दे रही है। गर्म हवाएं भी अपने जोर पर हैं। जिस्म से छूकर निकले तो ऐसा लगे जैसे किसी ने तपती रेत से वार किया हो। सड़कें, गालियां सब वीरान हैं। रेत के गर्म थपेड़ों के साथ हवा की सरसराहट ही सुनाई देती है। दूर से आती एक गाड़ी की आवाज सरदार अली उर्फ भूरा का ध्यान अपनी ओर खींचती है। सरदार अली उर्फ भूरा अज्जू का पिता बनियान और लुंगी पहने हुए हैं। नाटा कद, दुबला बदन, आंखें, त्वचा और बाल भूरे रंग के हैं, जिस वजह से नाम भी भूरा पड़ गया। बाहर बैठा बीड़ी पी रहा है। बीड़ी पीते पीते जोर जोर से खांस पी रहा है। खांसते खांसते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी सांस भी उखड़ने लगती है। लेकिन भूरा कश मारने से बाज नहीं आता। तभी एक गाड़ी भूरा के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसकी बैक सीट पर दो रईस बैठे हैं, जिनके तन उसले झूठी शान और घमंड से भरे हैं। उनमें से एक आदमी गाड़ी से बाहर बस्ती की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नवाब साहब, 7 वर्ष पहले मैं यहाँ आया था, तब तो यहाँ एक तालाब हुआ करता था। अब जहां तक नजर जाती है सिर्फ मकान ही मकान नजर आते हैं। अजीब मकान क्या, माचिस के डिब्बे लगते हैं। जी खान साहब, बिल्कुल सही फरमाया। अरे क्या बताऊं, पिछले 10 सालों में पता नहीं ये गरीब पिछड़े हुए कहां से हमारे मोहल्ले में आकर बस गए। लेकिन हमने इन्हें अपने बीच बसने नहीं दिया, वरना पूरा मोहल्ला गंदा कर देते। इसलिए ये लोग यहाँ सर रहे हैं। बूढ़ा उन रईस लोगों की बात सुनकर बीड़ी फेंक देता है और बड़बड़ाता हुआ अंदर जाता है। ये रईसजादे खुद को समझते क्या हैं? खुदा है कौन है जो हमें नीचा समझते हैं? हम गरीब हैं तो क्या हुआ, है तो इंसान ही नन। मेरा बस चलता तो दोनों की जुबान खींच लेता। सरदार अली का मकान एक मंजिला है और तंग भी है। अंदर मकान की दीवारों पर रंग रोगन तो दूर, प्लास्टर भी नहीं है। बारिश और सीलन से दीवारें काली पड़ चुकी हैं। मकान में फर्नीचर के नाम पर एक टूटा पलंग ही दिख रहा है, जिस पर बिछी चादर आधी नीचे लटकी हुई है। एक छोटा सा रसोई है जिसमें कुछ मसालों के डिब्बे हैं जो खाली हो चुके हैं। एक गैस चूल्हा रखा है और कुछ टूटे फूटे बर्तन रखे हैं। एक बड़ा ड्रम जिसकी टूटी से पानी रिस रहा है। रसोई में समीना, अज्जू की माँ, दुबली पतली और रंग काला पड़ चुका है, जैसे शरीर में खून की कमी हो। वह गोद में बच्ची को लिए हुए है, जो भूख से बिलक रही है। भूरा रईस लोगों की बातों से बहुत गुस्सा है और अंदर आकर अपना गुस्सा समीना पर निकालते हुए कहता है, सुबह से मुंह में पानी तक ना गया, गर्मी के मारे हलक सूखा जा रहा है। अब चाय भी पिलाएगी या नहीं? जाने घंटों से कोने में बैठकर क्या कर रही है। और ये अज्जू स्कूल नहीं गया क्या? अभी तक सो रहा है। इतना कहते कहते भूरा को बहुत खांसी उठने लगती है, यहाँ तक कि उसकी सांस फूलने लगती है। वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है। समीना उसे पानी पीने को देती है, लेकिन भूरा अलमारी की ओर इशारा करके दवा देने को कहता है। दवा पीने के बाद भूरा को कुछ राहत मिलती है। इतने में बाहर से एक आवाज आती है, भूरा, कब्र खोदने वाले का घर यही है क्या? आवाज सुनकर भूरा बाहर जाता है। बाहर 4 लोग खड़े हैं, जिनमें 2 हट्टे कट्टे सफारी सूट पहने हुए हैं। देखने से बॉडीगार्ड लगते हैं। बाकी 2 सफेद कलफ किया हुआ कुर्ता पायजामा पहने हैं, जैसे कोई नेता हो। भूरा उन्हें देखकर सलाम करता है और कहता है, हाजी भाई साहब, मैं ही भूरा हूँ, बताइए क्या काम है? उन दोनों में से एक बोलता है, अच्छा तुम हो भूरे, काम है, तभी तो तुम्हारे पास आए हैं। फलां पार्टी के बड़े नेता जी का इंतकाल हो गया है, उनकी कब्र खुदवानी है। भूरा उनकी बात सुनकर शोक व्यक्त करता है और उनकी गाड़ी में बैठकर साथ चल देता है। रास्ते में एक आदमी कहता है, देखो भूरा, कब्र बहुत अच्छी खोदना। क्या है, नेताजी के दफन में बाहर से बड़े बड़े लोग आएंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कब्र एकदम पक्की होनी चाहिए। पत्थर वगैरह बढ़िया वाला लगाना, पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना। भूरा उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। कुछ ही मिनटों के सफर के बाद नेताजी का पुश्तैनी कब्रिस्तान आ जाता है। भूरा और चारों लोग अंदर जाते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है, देखो भूरा, ये नेताजी के दादा दादी की कब्रें हैं और ये दोनों उनके अम्मा अब्बा की। बस इसी के बीच में नेताजी की कब्र खोद देना। हम लोग 2 घंटे बाद आते हैं। ये शेरा बॉडीगार्ड यहाँ है, जो भी सामान मंगाना हो इसे बोल देना। इतना कहकर तीनों चले जाते हैं। बॉडीगार्ड शेरा और भूरा कब्रिस्तान में रह जाते हैं। भूरा कब्र खोदनी शुरू करता है। तभी उसे बीड़ी की हुड़क लगती है। वह अपनी शर्ट की जेब में टटोलता है, लेकिन उसमें सिर्फ बीड़ी के बंडल का खाली रैपर होता है। भूरा मन ही मन कहता है, इस बॉडीगार्ड से बीड़ी का बंडल मांगू या नहीं? डरते हुए भूरा बॉडीगार्ड से कहता है,
भाई साहब, आपके पास बीड़ी मिल जाएगी? बॉडीगार्ड उसे भारी आवाज में घूरते हुए कहता है, नहीं। भूरा उसकी बात सुनकर मौन हो जाता है। दूसरे पल बॉडीगार्ड कहता है, सिगरेट पीता है तू? पी ले सिगरेट, पी ले। और भूरे की तरफ सिगरेट फेंकता है। भूरा ने कभी सिगरेट नहीं पी थी, इसलिए थोड़ा घबराते हुए सिगरेट जलाता है। जैसे ही एक कश लिया, भूरा को एक जोर का धक्का लगा और फिर वही खांसी का दौरा शुरू हो गया। खांसी के चलते भूरा की बुरी हालत हो गई। बॉडीगार्ड को भी भूरे की ऐसी दशा देखकर दया आ गई। बॉडीगार्ड अपने पास मुलेठी रखता था तो उसने भूरा को मुलेठी दी, जिन्हें चबाकर भूरे की स्थिति सामान्य हो गई। भूरे ने बॉडीगार्ड का धन्यवाद किया और फिर से कब्र खोदने में लग गया। कुछ देर काम करने के बाद भूरा बॉडीगार्ड से पूछता है, गार्ड साहब, एक बात तो बताइए, ये नेताजी अपने अब्बा से बड़ा प्यार करते होंगे, तभी तो उनकी बगल में कब्र बन रही है। बॉडीगार्ड भूरे की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। भूरा इसे अजीब समझता है और कहता है, गार्ड साहब, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? बॉडीगार्ड कहता है, नहीं भाई, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि जो बेटा जीते जी कभी बाप की कब्र पर नहीं आया, आज मरने के बाद उसी बाप की बगल में लेटा रहेगा। क्या बताऊं भूरे, ये नेता एक नंबर का मक्कार और धोखेबाज आदमी था। जब इसका बाप जिंदा था तो कभी अपने बाप को इज्जत नहीं दी। देखो, आज ये भी मर गया। यदि कर्म अच्छे होंगे तो मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा, और कर्म बुरे होंगे तो जीते जी आपकी मौत की दुआ की जाएगी। और ये नेता उन्हीं लोगों में से एक था। इसने ना जाने कितने गरीबों की जमीन हड़प ली, कितने लोगों का पैसा खा गया। इसकी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, देख लेना। इतना कहकर बॉडीगार्ड भावुक हो जाता है। भूरा मन ही मन सोचता है, कैसी दुनिया है। इस नेता की कब्र इतनी आलीशान बन रही है, लेकिन इसके अमाल कर्मों का क्या? इसकी सजा तो इसे कब्र में ही मिलेगी। दूसरी तरफ अज्जू अभी भी बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा है। समीना अज्जू को आवाज देकर उठाती है, अरे अज्जू, उठ भी जा। अब स्कूल नहीं जाना क्या? स्कूल के नाम से अज्जू आंख मलता हुआ घबरा कर उठता है। वह घड़ी की ओर नजर दौड़ाता है और दूसरे ही पल कैलेंडर में कुछ तलाशता है। फिर निश्चित होकर कहता है, अम्मा, आज स्कूल देर से जाना है, 10 बजे के बाद। अभी तो 8 बजे हैं। समीना अचंभित होकर कहती है, क्यों रे अज्जू, आज स्कूल देर से क्यों जाएगा? मैंने तेरी ड्रेस भी निकाल दी है। अज्जू अम्मा को समझाते हुए कहता है, अम्मा, आपको कितनी बार बोला है, स्कूल नहीं स्कूल होता है। और मैं अज्जू नहीं, अजमल शाह उर्फ अज्जू। ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म बोलो। अज्जू की बात सुनकर समीना मुस्कुराकर कहती है, ठीक है अज्जू बेटा, अच्छा ये तो बता, तू देर से क्यों जाएगा? अज्जू कहता है, अम्मा, आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मतलब स्कूल में एक जलसा है जो साल में एक बार मनाया जाता है। आपको पता है, आज मैं एनुअल फंक्शन में स्पीच दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन बैकवर्ड एरियाज के ऊपर, यानी हमारे जैसे लोगों के लिए तालीम कितनी जरूरी है। समीना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि वह जीवन में खूब तरक्की करे। अज्जू तैयार होकर स्कूल चला जाता है। लगभग 2 घंटे से अज्जू अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे ही अज्जू का नाम अनाउंस होता है, तभी उसका पड़ोसी मुन्ना घबराकर अज्जू के पास आता है और उसे घर चलने को कहता है। अज्जू कहता है, मेरी स्पीच का नंबर आ गया है, स्पीच पूरी कर लूं फिर चलूंगा। लेकिन मुन्ना उसे जबरदस्ती घर ले जाता है। घर पहुंचने पर घर के बाहर बहुत भीड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर अज्जू घबरा जाता है। अज्जू मुन्ना के साथ घर पहुंचकर देखता है कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। लोगों की भीड़ देखकर अज्जू की घबराहट बढ़ जाती है और तरह तरह के बुरे ख्याल मन में उमड़ने लगते हैं। बाहर खड़े लोग अज्जू को रहम की निगाहों से देख रहे हैं। कोई अज्जू के सिर पर हाथ रख रहा है, कोई दिलासा देते हुए कह रहा है, हिम्मत रखो बेटा, हौसला रखो। कोई गले लगाकर दिलासा दे रहा है। अज्जू को लोगों के ऐसे बर्ताव से बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि वह अभी भी हकीकत से दूर है। जैसे जैसे अज्जू घर के नजदीक पहुंचता है, रोने की आवाजें तेज होती जाती हैं। अंदर से 2 लोग निकलकर बाहर आते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस ईश्वर ने हमें संसार में भेजा, उसी की शरण में सबको वापस जाना है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। संसार में हर सजीव प्राणी को मृत्यु का स्वाद चखना है। वे अज्जू के सिर पर हाथ रखकर आगे चले जाते हैं। घर में दाखिल होते ही अज्जू की नजर सामने चारपाई पर लेटे एक शख्स पर पड़ती है, जिसका पूरा शरीर एक सफेद चादर से ढका हुआ है और जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। आस पड़ोस की औरतें चारों तरफ बैठी विलाप कर रही हैं। समीना को गहरा सदमा लगा है। उसकी आंखें पथरा गई हैं, बाल बिखरे हुए हैं। वह ना रो रही है,
ना हंस रही है और ना ही कुछ बोल रही है। एकदम बेसुध पड़ी है, संसार का सबसे गहरा दुख जो लगा है उसे। अज्जू अपना बस्ता वहीं फेंकता है और तेजी से उस आदमी के मुंह से चादर हटाकर देखता है और दंग रह जाता है, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि भूरा यानी अज्जू का पिता है। अज्जू अपने पिता की लाश देखकर उससे लिपटकर रोने लगता है। अज्जू को देखकर समीना की पथराई आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से कहती हैं, हाय अफसोस, ये कैसी बुरी घड़ी आ पड़ी है। अभी अज्जू की उम्र ही क्या है, यतीम हो गया, बाप का साया छिन गया। अब समीना बच्चों को कैसे पालेगी, कोई सहारा नहीं है इसका। तभी कासिम, भूरे का दोस्त जो साथ में ही कब्र खोदने का काम करता है, अंदर आकर अज्जू को आवाज देता है। लेकिन अज्जू एकटक अपने बाप की लाश को देखे जा रहा है, अपने होश में नहीं है, बेचारा। कई बार आवाज देने पर अज्जू बाहर जाता है और कासिम से लिपटकर रोने लगता है। कासिम उसे दिलासा देते हुए कहता है, बेटा खुद को संभालो, भूरे के बाद अब छोटी बहन और अम्मा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर ही है। देखो बेटा, ये तो तय है, जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। भूरे ने न जाने कितने लोगों की कब्र खोदी, आज उसकी कब्र भी खुदेगी। अज्जू कासिम की बात को ध्यान से सुनता है और रोते हुए पूछता है, चाचा अब्बू को अचानक क्या हुआ, वो सुबह तो सही निकले थे। कासिम अज्जू को सारी बात बताता है। बेटा शायद ये बात तुम्हें नहीं पता कि पूरा टीबी का मरीज था, उसके फेफड़े खत्म हो चुके थे। वो तो अब तक जैसे तैसे सरकारी अस्पताल की दवाइयों पर जी रहा था। इसके बावजूद भी उसने बीड़ी पीना नहीं छोड़ा। भूरा अपने काम से लौट रहा था, तभी उसे इतनी खांसी हुई कि मुंह से खून आ गया और सांस लेने में परेशानी होने लगी। भाभी और मैं अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि ये मर चुके हैं। भूरे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इतना कहकर कासिम की आंखें नम हो गईं। अज्जू फिर से उससे लिपटकर रोने लगा। अगला भाग जल्दी आएगा।